तो ये ना एक बहुत ही अजीब सी पहेली है जिस पर हम शायद ही कभी गौर करते हैं। किस पहेली की बात कर रहे हैं आप? मतलब हम किसी परीक्षा के लिए रातों की नींद खराब करके एक पूरी की पूरी मोटी किताब रट लेते हैं। हाँ बिल्कुल, और वो उस वक्त तो पूरी याद भी हो जाती है। एग्जैक्टली। परीक्षा के दिन तक सब कुछ याद रहता है, लेकिन परीक्षा खत्म होने के महज 2 या 3 दिन बाद ना वो सारी जानकारी दिमाग से ऐसे गायब हो जाती है जैसे वहां कभी थी ही नहीं। हाँ, ये तो हम सब ने अनुभव किया है ना? लेकिन दूसरी तरफ बचपन में एक बार जब हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं या पानी में तैरना सीख जाते हैं तो उसे हम जीवन भर नहीं भूलते। बिल्कुल सही बात है। मतलब भले ही 10 साल तक साइकिल को हाथ ना लगाया हो, लेकिन पेडल पर पैर रखते ही शरीर अपने आप संतुलन बना लेता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? मतलब हमारा दिमाग कुछ जानकारियों को हवा में उड़ा देता है और कुछ को हमारी हड्डियों तक में कैसे बसा लेता है? ये ना एक बहुत ही शानदार सवाल है, और हम अक्सर ज्ञान को केवल एक ही तराजू पर तौलने की भूल करते हैं। मतलब हम मानते हैं कि लर्निंग तो लर्निंग है। हाँ एग्जैक्टली। हमें लगता है कि क्लासरूम में बैठकर जो सुना जा रहा है और मैदान में गिर गिर कर जो सीखा जा रहा है, दोनों एक ही तरह की लर्निंग है। लेकिन अगर हम तंत्र का विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें ना, तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया है। अच्छा। जो जानकारी हम रटते हैं वो दिमाग के एक बहुत ही सतही और नाजुक हिस्से में ठहरती है, जबकि साइकिल चलाने वाला वो शारीरिक संतुलन दिमाग की एक ऐसी गहरी तिजोरी में चला जाता है जिसकी चाबी हमारे सचेत विचारों के पास नहीं बल्कि हमारे शरीर की गतिविधियों के पास होती है। अरे वाह! और यही वो दिलचस्प रहस्य है जिसे आज हम अपने इस विस्तृत विश्लेषण में सुलझाने वाले हैं। बिल्कुल। आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो आधार है ना, वो शिव नारायण द्वारा तक्षशिला रिसर्च पेज साइट पर प्रकाशित एक बेहद प्रभावशाली शोध पत्र है। जी। इस शोध पत्र का शीर्षक है ब्रेन की साइलेंट टीचर, डार्क नॉलेज एंड द पावर ऑफ इंट्यूशन। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। हाँ, तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि हमारा दिमाग वास्तव में चीजों को कैसे सीखता है, सिर्फ सुनकर या ब्लैक बोर्ड से उतार कर नहीं, बल्कि एक ऐसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से जिसे इस रिसर्च में डार्क नॉलेज यानी अंधेरे का ज्ञान कहा गया है। और यही डार्क नॉलेज वो मौन शिक्षक है जो हमारी रचनात्मकता और हमारे अंतर्ज्ञान मतलब हमारे इंट्यूशन का मुख्य स्रोत बनता है। एकदम सही कहा आपने। और इस शोध की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये ज्ञान को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से 2 अलग-अलग श्रेणियों में बांटता है। अच्छा, वो कौन सी 2 श्रेणियां हैं? पहली है व्हाइट नॉलेज और दूसरी है डार्क नॉलेज। व्हाइट नॉलेज और डार्क नॉलेज। हाँ, तो व्हाइट नॉलेज वो सब कुछ है जो स्पष्ट है, जो शब्दों में है, मतलब जो हम देख और सुन सकते हैं। एग्जैक्टली। जो कुछ भी स्कूल में शिक्षक बोल रहे हैं या जो पाठ्य पुस्तकों में छपा है ना जी, या जो फॉर्मूले ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए हैं, वो सब व्हाइट नॉलेज का हिस्सा है। तो ये दिमाग में कहाँ स्टोर होता है? ये ज्ञान हमारे दिमाग के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में प्रोसेस होता है, जो कि हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो तुरंत फैसले लेने और सोचने का काम करता है। इसके अलावा ये ब्रोका और वर्निक एरिया में भी जाता है। एक मिनट, अगर हम इन वैज्ञानिक शब्दों को थोड़ा सरल भाषा में समझें तो ब्रोका और वर्निक एरिया क्या करते हैं? हाँ, इसे आसान बनाते हैं। ब्रोका और वर्निक एरिया हमारे दिमाग के वे केंद्र हैं जो भाषा को समझते और बनाते हैं। अच्छा, मतलब भाषा से जुड़े हुए हिस्से। हाँ, मतलब जब हम कोई लेक्चर सुनते हैं ना, तो ये हिस्से उन शब्दों का मतलब निकालते हैं। परेशानी ये है कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ एक दिशा देती है। ये हमें ये तो बताती है कि किसी सवाल का जवाब क्या है, लेकिन ये जानकारी बहुत ही फ्रेजाइल यानी बहुत नाजुक होती है। मतलब जल्दी मिट जाने वाली। एकदम। व्हाइट नॉलेज केवल एक इनपुट है। ये दिमाग की एक ऐसी स्लेट पर लिखी जाती है जिसे आसानी से मिटाया जा सकता है। यार, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि रटना खराब है और हम अक्सर रटी हुई चीजें भूल जाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन इस शोध में ऐसा क्या नया है जो इस पुरानी समस्या को देखने का नजरिया ही बदल देता है? नया नजरिया वो है जिसे ये शोध डार्क नॉलेज कहता है। डार्क नॉलेज। हाँ, और ये व्हाइट नॉलेज के बिल्कुल विपरीत है।
डार्क नॉलेज पूरी तरह से अवचेतन यानी सबकॉन्शियस होती है। मतलब हम सचेत होकर इसके बारे में नहीं सोच रहे होते। एग्जैक्टली इसे शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। और सबसे अहम बात ना, ये दिमाग के उन हिस्सों में पनपती है जो भाषा या तर्क से नहीं बल्कि शारीरिक मूवमेंट से जुड़े होते हैं। शारीरिक मूवमेंट से? हाँ, शोध के अनुसार ये ज्ञान दिमाग के पिछले हिस्सों में मौजूद होता है, जैसे कि अपना पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स हो गया, सेरेबेलम, बेसल गैंग्लिया और हिपोकैम्पस। बावरे, ये तो काफी सारे भारी भरकम नाम हो गए। इन हिस्सों के काम करने का तरीका क्या है? मैं इसे आसान तरीके से समझाती हूँ। पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो जगह और हमारे शरीर की स्थिति को समझता है, यानी स्पेशल अवेयरनेस। अच्छा, मतलब हम अंतरिक्ष में या किसी जगह पर कहाँ खड़े हैं? बिल्कुल। और सेरिबेलम हमारे शरीर के हर एक छोटे बड़े मूवमेंट को कंट्रोल करता है और उसमें एक लय या तालमेल बिठाता है। फिर आता है बेसल गैंग्लिया, जो हमारी आदतों और पैटर्न्स को स्टोर करता है ताकि हम बिना सोचे कोई काम कर सकें। जैसे आपने साइकिल चलाने वाला उदाहरण दिया था। एग्जैक्टली। और हिपोकैम्पस वो राउटर है जो इस सारी जानकारी को लंबी अवधि की याददाश्त यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है। वाओ। तो डार्क नॉलेज इन सारे हिस्सों के एक साथ काम करने से बनती है। ये वो ज्ञान है जो हम अपने मोटर एक्शन यानी शारीरिक गतिविधियों के जरिए ग्रहण करते हैं। अगर मैं इसे एक जैविक या शारीरिक एनोलॉजी से समझने की कोशिश करूं, तो वाइड नॉलेज किसी जंगल के नक्शे को सिर्फ देखने जैसा है। बहुत अच्छी तुलना है। मतलब नक्शा बता रहा है कि रास्ता कहाँ से जाता है, लेकिन नक्शा देखने से रास्ता बनता नहीं है ना? बिल्कुल नहीं बनता। जबकि डार्क नॉलेज उस जंगल में अपने पैरों से चलकर घास और झाड़ियों को हटाकर एक असल पगडंडी बनाने जैसा है। एग्जैक्टली। जितनी बार हम उस रास्ते पर चलते हैं, पगडंडी उतनी ही पक्की हो जाती है। और एक बार जब वो पगडंडी बन जाती है ना, तो हमें उस पे चलने के लिए नक्शे की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा शरीर अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। ये एक बहुत ही सटीक और सुंदर उदाहरण दिया आपने। पगडंडी बनाने वाली वो जो शारीरिक मेहनत है ना, वो जो घर्षण है, वही डार्क नॉलेज है। वो बहुत व्यक्तिपरक है। वो हमारे शरीर की मांसपेशियों और मोटर सर्किटरी के जरिए हमारे दिमाग में छप गई है। सही बात है। हम उस पक्की पगडंडी को उखाड़कर किसी और को नहीं दे सकते। उसे खुद चलना होगा, मतलब खुद मेहनत करनी होगी। हाँ, और इस शोध का सबसे बड़ा बिंदु यही है कि ये डार्क नॉलेज सिर्फ साइकिल चलाने या तैरने तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और कहाँ लागू होती है ये? ये गणित की जटिल त्रिकोणमिति या ज्यामिति यानी ज्योमेट्री या किसी भी भारी वैज्ञानिक समस्या को सुलझाने का भी आधार है। अरे वाह। डार्क नॉलेज कोई जादुई प्रेरणा नहीं है जो अचानक आसमान से टपकती है, बल्कि यह एक बहुत ही स्पष्ट और भौतिक जैविक प्रक्रिया का परिणाम है। तो अगर दिमाग के पिछले हिस्से में ये जानकारी एक पक्की पगडंडी की तरह बैठती है, हाँ, तो सवाल ये उठता है कि ये वहां तक पहुंचती कैसे है? जी, क्योंकि केवल आंखों से देखने या कान से सुनने से तो ये पगडंडी नहीं बन सकती ना? बिल्कुल नहीं बन सकती। तो वो कौन सी जैविक प्रक्रिया है जो इस डार्क नॉलेज का निर्माण करती है? यहीं से ना हम इस शोध के सबसे क्रांतिकारी हिस्से में प्रवेश करते हैं, और वो है मोटर साइंस और ज़ेड एनर्जी। ज़ेड एनर्जी, ये क्या है? शोध ये साबित करता है कि डार्क नॉलेज हमारे शरीर के ऊपरी अंगों, विशेष रूप से हमारे हाथों और उंगलियों के एक्शन से पैदा होती है। हाथों के एक्शन से? हाँ, जब हम हाथ से कुछ लिखते हैं, कोई रेखा चित्र या डायग्राम बनाते हैं या कोई गणितीय समीकरण कागज पर हल करते हैं ना, तो हमारे शरीर के मोटर सर्किट से एक प्रकार की डायनामिक भौतिक ऊर्जा पैदा होती है। अच्छा। इसी ऊर्जा को शोध में ज़ेड एनर्जी का नाम दिया गया है। ज़ेड एनर्जी। और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ज़ेड एनर्जी कोई संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव ऊर्जा नहीं है। मतलब ये सोचने वाली ऊर्जा नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये सोचने समझने वाली दिमागी ऊर्जा नहीं है, बल्कि ये एक विशुद्ध कार्यशील मोटर संचालित ऊर्जा है जो हरकत से पैदा होती है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ मुझे ना एक बात थोड़ी खटक रही है। क्या बात? अगर सिर्फ हाथों के इस्तेमाल, उंगलियों के हरकतों और शारीरिक गतिविधि से ये ज़ेड एनर्जी पैदा होती है जी, और उसी से डार्क नॉलेज बनती है, तो फिर दिन भर ईंट उठाने वाले मजदूर या लकड़ी काटने वाले बढ़ई या खेतों में फावड़ा चलाने वाले किसान तो क्वांटम फिजिक्स या उच्च गणित के मास्टर बन जाने चाहिए ना? अगर सिर्फ शारीरिक गतिविधि ही ज्ञान का स्रोत है, तो इस मूवमेंट और कॉम्प्लेक्स लर्निंग के बीच का जो मिसिंग लिंक है वो क्या है? ये बहुत ही शानदार तर्क है आपका, और यहीं पर शोध एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा तय करता है।
अच्छा, सिर्फ कोई भी रैंडम शारीरिक गतिविधि या हाथ पैर मारना ज़ेड एनर्जी पैदा करके आपको गणित का मास्टर नहीं बना सकता। तो फिर क्या चाहिए? शोध स्पष्ट करता है कि ये गतिविधि विजुओस्पेशियल होनी चाहिए। विजुओस्पेशियल, इसे थोड़ा और खोलते हैं, ये क्या होता है? विजुओस्पेशियल का मतलब है एक ऐसा काम जिसमें 3 चीजें एक साथ एक ही तालमेल में काम कर रही हों। वो 3 चीजें क्या हैं? पहली आपकी आंखें यानी विजुअल, दूसरी वो जगह या खाली कागज जिसे हम स्पेशियल कहते हैं, और तीसरी आपके हाथों का बारीक मूवमेंट यानी मोटर। अच्छा, मतलब तीनों का एक साथ जुड़ना। एग्जैक्टली। जब कोई व्यक्ति सिर्फ फावड़ा चला रहा है तो वो एक मैक्रो मूवमेंट है, बहुत बड़ा मूवमेंट है। हाँ। लेकिन जब एक छात्र कागज पर एक त्रिभुज का कोण बना रहा है या बीजगणित के स्टेप्स को एक एक करके लिख रहा है तो वो केवल लकीरें नहीं खींच रहा है। उसकी आंखें आकार देख रही हैं, दिमाग जगह का अंदाजा लगा रहा है और हाथ उस आकार को एक अर्थपूर्ण ढांचे में ढाल रहे हैं। मतलब ये बहुत ही फोकस वाला काम है। हाँ, ये उद्देश्यपूर्ण, बारीक और वैचारिक शारीरिक गतिविधि है। हाँ, अब समझ में आ रहा है। जब ये विजुओस्पेशियल तालमेल होता है ना, तब जाकर वो ज़ेड एनर्जी पैदा होती है जो सीधे दिमाग के उपकॉर्टिकल केंद्रों यानी बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम को सक्रिय कर देती है। तो और ये उपकॉर्टिकल केंद्र जब सक्रिय होते हैं तो क्या होता है? तब ना एक बहुत ही हैरान करने वाली चीज होती है जिसे सब कॉर्टिकल बाईपास कहते हैं। सब कॉर्टिकल बाईपास मोटर कॉर्टेक्स से होकर गुजरता है जी। लेकिन जब कोई हुनर या कॉन्सेप्ट हाथों के जरिए अभ्यास करके पक्का हो जाता है ना, तो बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम इस सचेत विचार वाले हिस्से को बाईपास कर देते हैं। अच्छा, मतलब वो सीधा शॉर्टकट ले लेते हैं। एग्जैक्टली। मतलब उन्हें अब उस काम को करने के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वाओ। जैसे एक अनुभवी संगीतकार जो पियानो बजा रहा होता है। हाँ बिल्कुल। मतलब उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चाबियों पर चलती हैं कि अगर वो ये सोचने लगे कि अब मुझे कौन सी उंगली कहाँ रखनी है तो वो पक्का धुन बिगाड़ देगा, है ना? एकदम सही। वो बिना सोचे एक ऑटो पायलट मोड में बजा रहा होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो संगीतकार ना उस वक्त डार्क नॉलेज का इस्तेमाल कर रहा है। उसका शरीर और उसका अवचेतन दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं। इसी तरह एक अच्छे गणितज्ञ को त्रिकोणमिति का कोई सवाल हल करते समय हर एक छोटे नियम को याद करके सचेत रूप से नहीं सोचना पड़ता। उसका हाथ कागज पर अपने आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाता है। यार ये तो अद्भुत है। लेकिन अगर हमारी उंगलियों और आंखों के तालमेल से ये ज़ेड एनर्जी पैदा हो रही है तो ये ऊर्जा हवा में तो गायब नहीं हो सकती ना? बिल्कुल नहीं। ये दिमाग के अंदर जाकर कोई भौतिक बदलाव तो करती होगी। मतलब ये जानकारी दिमाग के अंदर किस रूप में स्टोर होती है? ये ऊर्जा इसे ब्रेन पेज मॉड्यूल्स में बदल देती है। ब्रेन पेज मॉड्यूल्स? हाँ, इस शोध के अनुसार जब ज़ेड एनर्जी काम करती है तो वो दिमाग के अंदर ज्ञान के छोटे छोटे ठोस पैकेट्स बनाती है जिन्हें ब्रेन पेज कहा गया है। अच्छा। ये विचार हमारी पारंपरिक टीचिंग यानी पढ़ाने की प्रक्रिया से पूरी तरह से अलग है। शिक्षण संस्थानों में हम मानते हैं कि ज्ञान बाहर से अंदर डाला जा सकता है। हाँ। कि टीचर ने बोला और बच्चे के दिमाग में चला गया। एग्जैक्टली। लेकिन शोधकर्ता इसे पूरी तरह से नकारते हैं और लर्नोग्राफी की वकालत करते हैं। लर्नोग्राफी, ये नया शब्द है। हाँ, लर्नोग्राफी का मतलब है सीखने की एक ऐसी कला जहां छात्र खुद अपने हाथों से, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग में ये ब्रेन पेज तराशते हैं। यानी टीचिंग ज्ञान को बाहर से थोपने की कोशिश है, जबकि लर्नोग्राफी खुद की मांसपेशियों और ज़ेड एनर्जी का इस्तेमाल करके दिमाग के अंदर ज्ञान की पगडंडियां बनाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। और ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का उदाहरण इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। वो कैसे? जब कोई शिक्षक बोर्ड पर कोई आकार बनाता है और छात्र सिर्फ उसे देखता है तो वो सिर्फ एक 2D चित्र देख रहा है। ये वाइट नॉलेज है। हाँ, सिर्फ एक इनपुट। हाँ, लेकिन जब छात्र खुद प्रकार, स्केल और पेंसिल लेकर उस कोण को कागज पर उकेरता है ना, तो उसका दिमाग उस आकार को सिर्फ एक चित्र नहीं मानता। तो क्या मानता? वो विजुअल स्पेशियल गतिविधि उस चित्र को दिमाग के अंदर एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में बदल देती है, और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक ब्रेन पेज मॉड्यूल है। अरे वाह! मतलब वो ज्ञान अब बाहर की किसी किताब का मोहताज नहीं रहा, वो खुद हमारे दिमाग की संरचना का एक हिस्सा बन गया है। एग्जैक्टली। और इस पूरी लर्नोग्राफी प्रक्रिया में ना एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो क्या है? वो है गलतियां करना। गलतियां?
लेकिन पारंपरिक शिक्षा में तो गलतियों को बुरा माना जाता है ना, उन पर लाल पेन से गोल घेरे लगा दिए जाते हैं। हाँ, वही तो समस्या है। लेकिन जब आप डार्क नॉलेज बना रहे होते हैं तो गलतियां एक महान शिक्षक का काम करती हैं। अच्छा, वो कैसे? जब कोई कुछ लिखते या बनाते समय गलती करता है तो उसका मोटर सर्किट तुरंत उस घर्षण को महसूस करता है और अगली बार के लिए रास्ता सुधार लेता है। ये सब अवचेतन स्तर पर होता है। मतलब बिना गलतियों के वो पगडंडी कभी गहरी और पक्की हो ही नहीं सकती। बहुत ही गहरा विचार है ये। तो अब तक की चर्चा में हमने पूरी कार्यप्रणाली समझ ली। जी। हमने देख लिया कि डार्क नॉलेज क्या है, जेड एनर्जी कैसे काम करती है और कैसे दिमाग में ब्रेन पेज मॉड्यूल्स बनते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम ना सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या? आज की इस दुनिया में जहां हमारे स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से टॉकिंग क्लासरूम पर टिके हैं, जहां एक टीचर बोल रहा है और 50 बच्चे सिर्फ चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं, जी। वहां इस लर्नोग्राफी को लागू कैसे किया जाए? ये सबसे अहम सवाल है। हाँ, मतलब क्या इस शोध में इस समस्या का कोई जमीनी और व्यावहारिक समाधान दिया गया है? हाँ, बिल्कुल दिया गया है। शोध इसका बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक मॉडल पेश करता है, जिसे तक्षशिला मॉडल और हैप्पीनेस क्लासरूम का नाम दिया गया है। हैप्पीनेस क्लासरूम? हाँ, शोधकर्ता साफ कहते हैं कि ये पारंपरिक टॉकिंग क्लासरूम ना डार्क नॉलेज विकसित करने के लिए पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि महज सुनने में कोई मोटर एक्शन या ज़ैड एनर्जी शामिल ही नहीं होती। तो ये तक्षशिला मॉडल या हैप्पीनेस क्लासरूम पारंपरिक स्कूलों से अलग कैसे काम करता है? इस मॉडल के केंद्र में एक मिनिएचर स्कूल या छोटे स्कूल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। इसमें क्लासरूम का ढांचा बिल्कुल बदल जाता है। इसमें कुछ छात्र जिन्होंने किसी विषय का पहले से थोड़ा अभ्यास कर लिया है, जिन्हें प्री ट्रेन्ड लर्नर्स कहा गया है, वे अपनी ही क्लास के अन्य छात्रों के लिए छोटे शिक्षकों की भूमिका निभाते हैं। छोटे शिक्षक? हाँ, लेकिन वे खड़े होकर भाषण नहीं देते। वे एक साथ बैठते हैं, कागज और पेन लेते हैं और एक साथ मोटर एक्शन करते हुए समस्याओं को हल करते हैं। वे साथ मिलकर डार्क नॉलेज का निर्माण करते हैं। ये तो पीयर टू पीयर लर्निंग है, लेकिन पूरी तरह से मोटर एक्शन पे आधारित। बिल्कुल। लेकिन यार, अगर बच्चे ही बच्चों को सिखा रहे हैं तो ये सब अराजक या बिना किसी दिशा के भी तो हो सकता है ना? इसे स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है? इसके लिए ना तक्षशिला मॉडल एक बहुत ही वैज्ञानिक ढांचा इस्तेमाल करता है, जिसे SOTIM यानी SOTIM फ्रेमवर्क कहा जाता है। SOTIM? हाँ, ये हवा में बात करने वाला कोई विचार नहीं है, बल्कि एक कंक्रीट प्रक्रिया है। तो ये SOTIM काम कैसे करता है? मतलब अगर हम किसी छात्र को क्लासरूम में इसे करते हुए देखें तो वो कैसा दिखेगा? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि छात्र पाइथागोरस प्रमेय सीख रहे हैं। ठीक है। तो S का मतलब है स्पेस यानी जगह। ये वो भौतिक कागज या डेस्क है जहां मोटर एक्शन होने वाला है। अच्छा। फिर आता है O, जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट यानी वस्तु या विषय। जी। यानी वो समकोण त्रिभुज जिसे वे ड्रॉ कर रहे हैं, और स्केल, पेंसिल जैसे उपकरण। ठीक है। T है टाइम यानी समय। ये वो 10 या 15 मिनट का निर्धारित समय है जिसमें दिमाग पूरी तरह से उसी फोकस में रहेगा। फिर I है इंस्टेंस यानी उदाहरण, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का वो एक विशिष्ट सवाल जिसे उस वक्त हल किया जा रहा है। ओके। और अंत में M है मॉड्यूल, जो उस पूरी प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है, यानी वो ब्रेन पेज जो उस 15 मिनट की विजुअल स्पेशियल मेहनत के बाद छात्र के दिमाग में हमेशा के लिए छप गया है। वाओ, ये तो बहुत ही विस्तृत और ठोस ढांचा है ना? मतलब छात्र कागज यानी स्पेस पर पेंसिल यानी ऑब्जेक्ट से एक समय सीमा यानी टाइम के भीतर एक सवाल यानी इंस्टेंस हल करके अपने दिमाग में एक सर्किट यानी मॉड्यूल बना लेता है। एकदम सही समझा आपने। इसमें शिक्षक का वो 40 मिनट का लंबा लेक्चर तो कहीं है ही नहीं। और मजे की बात यही है। लेकिन इस पूरी चर्चा का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है ना, जो तक्षशिला मॉडल को इतना अलग बनाता है, वो प्रेरणा या मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। मोटिवेशन? हम तो हमेशा सुनते हैं कि बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना सबसे जरूरी है, स्कूलों में मोटिवेशनल स्पीकर बुलाए जाते हैं। इसमें क्या समस्या है? ये शोध कहता है कि बाहरी मोटिवेशनल भाषण असल में छात्रों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। नुकसानदायक कैसे? और इसका कारण तंत्रिका विज्ञान में छिपा है। जब कोई जोशीला मोटिवेशनल भाषण सुनाया जाता है ना, तो दिमाग में डोपामाइन हार्मोन का स्राव तेजी से बढ़ जाता है। अच्छा, डोपामाइन रश। हाँ, छात्र को बहुत अच्छा महसूस होता है, उसे लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन शोध इस डोपामाइन रश को ओपियोइड्स की लत के समान मानता है। ये एक नशा है। एक मिनट।
अगर बाहरी मोटिवेशन सिर्फ डोपामाइन का एक अस्थायी नशा है, जी, तो इसका मतलब है कि हमारे आज के स्कूल बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें मोटिवेशन का एडिक्ट बना रहे हैं। दुर्भाग्य से हाँ। मतलब जैसे शुक्रवार को एक जोशीला सेमिनार हुआ, बच्चा जोश से भर गया, लेकिन सोमवार सुबह तक वो डोपामाइन खत्म हो गया और बच्चा वापस उसी उदासी और शून्यता में गिर गया। एग्जैक्टली। यार, ये तो पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री के उस ढांचे पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जहां हम मोटिवेशन को ही सब कुछ मान बैठे। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। ये एक क्रैश एंड बर्न साइकिल है। डोपामाइन गिरते ही छात्र को अगला मोटिवेशनल डोज चाहिए होता है। इसीलिए शोध ये प्रस्ताव देता है कि छात्रों को खोखले मोटिवेशनल भाषणों की नहीं, बल्कि ज्ञान ट्रांसफर के एक ठोस सिस्टम और प्रक्रिया की जरूरत है। जैसे वो सोडियम फ्रेमवर्क। एग्जैक्टली। जब किसी छात्र के पास डार्क नॉलेज बनाने का सोडियम जैसा सिस्टम होता है ना, तो वो खुद अपने हाथों से एक सवाल को हल करता है जी। और जब वो खुद उस ब्रेन पेज को बना लेता है, तो उसे जो सफलता का एहसास होता है ना, वो अंदरूनी और स्थायी होता है। यानी असली संतुष्टि और खुशी काम को अपने हाथों से पूरा करने में है, न कि किसी और के मुंह से तुम ये कर सकते हो सुनने में। 100 आने सच। जब आपके मोटर सर्किट और उपकॉर्टिकल केंद्र काम करने लगते हैं, तो सीखना एक बोझ नहीं रह जाता। वो एक जैविक आवश्यकता और एक आनंददायक प्रक्रिया बन जाती है। और यही हैप्पीनेस क्लासरूम का असली आधार है। क्या बात है। चलिए इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। आज हमने समझा कि व्हाइट नॉलेज और डार्क नॉलेज एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि एक ही सफर के दो हिस्से हैं। व्हाइट नॉलेज वो बाहरी नक्शा है जो हमें दिशा देता है। व्हाइट नॉलेज के बिना हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं या विज्ञान। हाँ, व्हाइट नॉलेज इनपुट है, लेकिन डार्क नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन यानी वास्तविक बदलाव है। सही कहा। व्हाइट नॉलेज के बिना हम शुरुआत नहीं कर सकते, लेकिन डार्क नॉलेज के बिना हम कभी उस विषय पर महारत हासिल नहीं कर सकते। अंतर्ज्ञान, क्रिएटिविटी और वो अचानक आने वाले आइडियाज ना किसी चमत्कार से नहीं आते। बिल्कुल नहीं। वे उसी साइलेंट टीचर की देन है जो हमारे दिमाग के अंधेरे हिस्सों में हमारी शारीरिक और विजुअल स्पेशल गतिविधियों के जरिए ज्ञान की पगडंडी बना रहा होता है। और यही बात ना मुझे एक बहुत ही गहरे और थोड़े डरावने विचार की तरफ ले जा रही है। अच्छा, वो क्या? आज हमने विस्तार से समझा कि सीखना कोई हवाई चीज नहीं है। ये एक जैविक, शारीरिक और मोटर संचालित प्रक्रिया है, जिसमें हमारी उंगलियों और हाथों की हरकतों का सीधा संबंध हमारे दिमाग की बनावट से है। जी, एकदम सही। लेकिन जरा सोचिए, आज की इस आधुनिक दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। हम सब कुछ सिर्फ कांच की स्क्रीन पर टैप करके कर रहे हैं। लंबे नोट्स लिखने के बजाय हम वॉइस कमांड दे रहे हैं या एआई से लिखवा रहे हैं। आकृतियां खुद बनाने के बजाय हम बने बनाए ग्राफिक्स को बस स्वाइप कर रहे हैं। ये तो है। हमारी उंगलियों का वो बारीक, उद्देश्यपूर्ण विजुअल स्पेशल मूवमेंट दिन ब दिन कम होता जा रहा है। बहुत तेजी से कम हो रहा है। तो क्या ये संभव है कि अपनी जिंदगी को स्मार्ट और आसान बनाने के चक्कर में हम अनजाने में अपने दिमाग के उस साइलेंट टीचर को हमेशा के लिए सुला रहे हैं? ये वाकई एक बहुत ही चिंताजनक विचार है ना? क्या हम उस ज़ैद एनर्जी को पैदा होने से ही रोक रहे हैं, जो हमें गहराई से सोचने, समस्याओं को सुलझाने और रचनात्मक बनने की ताकत देती है? बिल्कुल सोचने वाली बात है ये। शायद अगली बार जब कोई नई और जटिल चीज सीखनी हो ना, या जीवन की किसी बड़ी उलझन को सुलझाना हो, तो उस कीबोर्ड या टच स्क्रीन को छोड़कर एक साधारण सा पेन और एक कोरा कागज उठाने के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि कौन जानता है, शायद आपकी उंगलियां उस जवाब की पगडंडी को पहले से जानती हैं, जिसे आपका सचेत दिमाग अभी महज हवा में ढूंढ ही रहा है।